उसी क्रम में हम देखते हैं, आज हम बात करेंगे किस पर, भारतीय संसद पर। तो हमारी जो भारतीय संसद है वो कहाँ स्थित है, दिल्ली के अंदर ये भारतीय संसद स्थित है। और उससे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी सी मामूली सी चर्चा है, देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 79, अगर अनुच्छेद 79 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि संसद की संरचना के बारे में, कि जो संसद का निर्माण हुआ है वो किन किन चीजों से या किन किन से मिलकर बनते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर पहला है वो राष्ट्रपति है, फिर लोकसभा है आपकी, फिर राज्यसभा है। इन तीन चीजों से मिलकर हमारे संसद की संरचना या संरचना या इनका निर्माण हुआ है, किसका, संसद का। अगर हम इनके आर्टिकल्स की बात करें कि राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत हम इस पे चर्चा करेंगे, तो आर्टिकल 52 में ये कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इसी तरीके से लोकसभा कौन से आर्टिकल में वर्णन है, 81 आर्टिकल में वर्णन है। ऐसी राज्यसभा का आर्टिकल 80 में वर्णन दिया गया है। अगर हम 84 आर्टिकल की बात करें, अनुच्छेद 84 की, संसद के सदस्यों की योग्यता है, क्या क्या होनी चाहिए, कौन से सदस्य संसद का सदस्य बन सकता है, उसकी योग्यता पे चर्चा होगी आर्टिकल 84 में। अनुच्छेद 85 क्या कहता है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सत्र बुलाएगा। जैसे दो सदन होते हैं, कौन कौन से, एक लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों को एक साथ बुलाएगा कौन, राष्ट्रपति। ये बात किसमें कही गई है, 85 आर्टिकल में। अगला प्रश्न वो चर्चा देखते हैं आर्टिकल की 86। आर्टिकल 86 क्या कहता है कि संसद में राष्ट्रपति क्या देगा, अपना अभिभाषण देगा। क्या देगा बच्चा, अभिभाषण देगा। ठीक है, ये 86 में बात कही गई है। और इसी 87 में एक और चीज गई है कि राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देगा। दोनों में अंतर जब वीडियो विस्तृत होगी, जब कभी आएगा टॉपिक, तो इस पर चर्चा हम जरूर करेंगे। आप देखते हैं आर्टिकल 88, महान्यायवादी, शब्द दिया है महान्यायवादी, ये लोकसभा एवं राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, कहां पर, लोकसभा में, राज्यसभा में और सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकता है, उसकी चर्चा में भाग ले सकता है और अपनी बात को रख सकता है। लेकिन जब निर्णय लेने की बात आएगी तो वहां पर ये वोट नहीं कर सकता। कौन, महान्यायवादी। ये किस आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 88 में लिखा है। अब हम यहीं पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रतिनिधि सभा, संसद। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है संसद। किस नाम से जानते हैं बच्चा, संसद के नाम से जानते हैं। अगर इस संसद में बात करें तो कौन कौन शामिल है, मैंने अभी आपको बता दिया था, आपका राष्ट्रपति शामिल है। और राष्ट्रपति कितने आर्टिकल में है, तो 52 आर्टिकल में है। फिर उसके बाद कौन शामिल है, लोकसभा शामिल है। और लोकसभा किस आर्टिकल में, मैंने वो भी आपको बताया, 81 आर्टिकल में है। राज्यसभा किस में शामिल है ना, राज्यसभा ये भी शामिल है, तो ये 80 आर्टिकल में शामिल है। तो मैंने आपको इसके बारे में भी बता दिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संसद के कितने सदन हैं, 1, 2, 3 या 4। आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संसद के अंदर कितने सदन है बच्चा, 2 सदन है। पहला सदन का नाम है लोकसभा। क्या नाम है बच्चा, लोकसभा। और लोकसभा को हम अन्य नाम से भी जानते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, निम्न सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, निम्न सदन कहते हैं। तथा इसको हम क्या कहते हैं, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। तथा इसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं। अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या हो जाता है बच्चा, भंग हो जाता है। उसी के बाद दूसरे अगर सदन की बात करें तो है आपका राज्यसभा। क्या है बच्चा, राज्यसभा। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा को हम उच्च सदन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, उच्च सदन के नाम से जानते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं, स्थायी सदन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, स्थायी सदन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये भंग नहीं होता। राज्यसभा, इसके जितने भी सदस्य होते हैं इनका जो कार्यकाल होता है वो तो 6 वर्ष होता है, लेकिन टेन्योर इनका एक सर्किल बना हुआ है। हर 2 वर्ष में कुछ सदस्य क्या करते हैं, रिटायर लेते हैं या वहां से अपने पद से पदमुक्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है लोकसभा के अंदर कि 5 साल का कार्यकाल होता है। हर 5 साल के बाद दोबारा से लोकसभा का गठन होता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। संसद के किन सदनों को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो जो प्रतिनिधि सभा संसद के किस सदन को कहा जाता है, लोकसभा को, राज्यसभा को, उपयुक्त दोनों को, इनमें से कोई नहीं। आपको सही आंसर बताना है। तो तीसरे का जो सही आंसर है ए, लोकसभा को प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। अब प्रतिनिधि सदन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होता है, जो संसद होते हैं वो कहां पर होते हैं, लोकसभा के अंदर, है ना। लोकसभा के संसद क्या होते हैं, सांसद। और इनका जो चुनाव करता है वो कौन करती है, जनता करती है। कौन करती है बच्चा, जनता करती है। तो जनता ने किसको चुना, सांसद को। सांसद अपना प्रतिनिधित्व का लोकसभा के अंदर रखते हैं, किसका, जनता का। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा कहते हैं इसको। देखते हैं अगला प्रश्न। संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है, तो मैंने अभी आपको बताया था, लोकसभा है, राज्यसभा है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो संसद का लोकप्रिय सदन कौन सा है बच्चा, लोकसभा होती है। लोकप्रिय सदन कौन है, लोकसभा, है ना, क्योंकि ये यहाँ पर जनता के द्वारा इनको चुनकर भेजा जाता है, इनके सदस्यों को, लोकसभा के सदस्यों को। अगला प्रश्न देखते हैं कि संसद का स्थायी सदन आपसे पूछा गया है, लोकसभा है, राज्यसभा है, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा संसद का क्या होता है, स्थायी सदन हो जाता है, क्योंकि ये भंग नहीं होता। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। क्या नहीं होती बच्चा, भंग नहीं होती। लेकिन क्या होता है, इनका जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। और एक सर्किल है, हर 2 वर्ष में कुछ न कुछ सदस्य क्या करते हैं,
पद मुक्त हो जाते हैं, फिर ये 2 वर्ष में तो उनका फिर सिलेक्शन, फिर 2 वर्ष में, इस तरीके से ये। अब आप सोचोगे जब सबसे पहले लोग राज्यसभा बनाई गई होगी तो वहां पे क्या हुआ था, पहले सारे सदस्य जितने भी मेंबर सदस्य थे राज्यसभा के अंदर उनका चुनाव हुआ, फिर एक लॉटरी के सिस्टम से जितने भी सदस्यों को पदमुक्त करना था उनकी लॉटरी डाली गई, जिनकी पर्ची में नाम लॉटरी में आ गया उनको पदमुक्त कर दिया गया, बाकी आगे फिर उनकी जगह फिर चयन, फिर इस तरीके से ये प्रक्रिया चल रही है आज तक। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत की संसद निम्नलिखित में से शामिल है, भारत की संसद के अंदर निम्नलिखित में कौन कौन शामिल है, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। तो आपको सही आंसर बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भारत की संसद है उसके अंदर राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा ये तीनों क्या होते हैं, शामिल होते हैं। मैंने इनके आर्टिकल्स भी आपको बताए थे। अगर इसके आर्टिकल की बात करें तो 52, इसके आर्टिकल की बात करें राज्यसभा की तो आपका कौन सा हो जाएगा 80, और इसके आर्टिकल की बात करें तो 81। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनन्य भाग नहीं है, अनन्य भाग नहीं है ना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, मतलब कि एक संसद का यहाँ पे क्या होना चाहिए, संसद का एक अनन्य भाग नहीं है। प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, लोकसभा नहीं है या राज्यसभा नहीं है। तो आपका सही आंसर बताइए 7 का कौन सा है, जो उपराष्ट्रपति होता है वो संसद का अनन्य भाग नहीं होता। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक सांसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, है ना, ये बात कही गई है अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 89 में, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 85 में। तो सही बताइए इसका सही विकल्प कौन सा है, तो ये बात किसमें कही गई है, अनुच्छेद 89 में। ये यहाँ पर शायद मेरे हिसाब से ऑप्शन गलत है, यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा होगा, तो इसका यहाँ पे ऑप्शन गलत है, यहाँ पे लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा बच्चा, यहाँ पे आएगा 79 आर्टिकल में ये बात कही गई है कि भारत या संघ के लिए क्या होगी, संसद होगी, सॉरी सांसद नहीं, यहाँ पर संसद होगी, और उसके अंदर क्या होंगे, राष्ट्रपति होंगे और 2 सदन होंगे। ये बात 79 आर्टिकल में अनुच्छेद में कही गई है। अगर हम 74 आर्टिकल की बात करें, ये अनुच्छेद 74 की, तो इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी बच्चा, एक मंत्रिपरिषद होगी, किसको, राष्ट्रपति को एक सलाह देने के लिए। इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर जी होंगे। 80 तो मैंने आपको बता दिया, आर्टिकल 80 के अंदर क्या दिया गया है, राज्यसभा, क्या होगी बच्चा, राज्यसभा होगी। अगर हम आर्टिकल या 85 की बात करें, अनुच्छेद 85 में क्या कहा गया है वो आप देखिए। इसके अंदर कहा गया है, मैंने आपको शायद विस्तृत जब चर्चा की थी तो तभी इसके बारे में बताया था, तो मैंने क्या बताया था वो आप देख लीजिए जल्दी से। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए सत्र के लिए बुलाएगा। जो राष्ट्रपति है वो सदन है ना, 2 सदन है ना, उनके लिए क्या बोलेगा कि दोनों सदनों के लिए क्या बुलाएगा, एक साथ सत्र बुलाएगा। क्या बुलाएगा, सत्र बुलाएगा, है ना। ये बात किसमें गई है, आर्टिकल 85 में कही गई है ना। अब सत्र क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा बजट सत्र, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। ठीक है, अब आर्टिकल में लोकसभा को भंग भी कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, है ना। ये भी आर्टिकल 85 में ही कही गई है कि जो आपकी लोकसभा होती है उसको भंग कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, आर्टिकल 85 के तहत और प्रधानमंत्री की सलाह पर। देखते हैं अगला प्रश्न, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, आपको यह बताना है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। जल्दी से बताइए 9 का सही विकल्प कौन सा है। तो ये जो राष्ट्रपति होता है वो संसद को भंग करने के लिए सक्षम होता है। तो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 85 क्या कहता है, आर्टिकल 85 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति है वो लोकसभा को क्या कर सकता है बच्चा, लोकसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है, लेकिन किसकी सलाह पर, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर भंग कर सकता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न, संसद के कितने सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, उपयुक्त में सभी। तो ये होते हैं कुल कितने, 3 सत्र होते हैं, उपयुक्त तीनों, कौन कौन से, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र, ये तीनों सत्र होते हैं। संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है। तो जैसे सत्र आया आपका, ये सत्र है क्या, बजट, ठीक है, और पहला आया बजट सत्र, उसके बाद जो दूसरा सत्र मानसून सत्र है, मान लो ये आया मानसून सत्र, तो इन दोनों सत्रों के, ये बजट सत्र होने के बाद ये वाला मानसून सत्र कितने दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो ये आपको पूछा गया है, 1 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर या 12 महीने के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 माह के अंदर। कितने माह के अंदर, 12 माह के अंदर। देखते हैं प्रश्न नंबर 12, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है, ये आपसे पूछी गई है, संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है संसद के दोनों सदनों की। आपको सही आंसर बताना है, संविधान संशोधन विधेयक में, वित्तीय विधेयक में, साधारण विधेयक में या राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। तो 12 का सही विकल्प है सी, साधारण विधेयक में होती है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न, साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद
के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? अभी आपको मैंने बोला था कौन बुलाता है, तो बताइए जल्दी से। राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, लोकसभा का अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद? तो बताइए 13 का कौन सा आंसर सही है? तो कौन बुलाता है बच्चा? राष्ट्रपति बुलाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। किस आर्टिकल के तहत? तो 85 आर्टिकल के तहत। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राष्ट्रपति जब बुलाए, लोकसभा में राज्यसभा में मतभेद होने पर, संसद का सत्र शुरू होने पर, इनमें से कोई नहीं। तो 14 का सही आंसर बताना है जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या हो जाए? मतभेद हो जाए, तब राष्ट्रपति लोकसभा की और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या अधिवेशन बुलाई गई है? 2 बार, 4 बार, 3 बार या 5 बार? सही आंसर जल्दी से आप बताइए। 15 का कौन सा सही है? तो 15 का सी सही है। अब तक 3 बार बुलाई जा सकी है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है बच्चा? राष्ट्रपति तो इसको बुलाता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को, लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या राष्ट्रपति? जल्दी से बताइए सही आंसर। इसका कौन सा है? 17 का। तो 17 का डी सही है। संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित जो करता है वो आपका राष्ट्रपति संबोधित करता है। देखते हैं अगला प्रश्न। संसद की कार्रवाई सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव? आपको यह बताना है कि जब संसद का सत्र जब शुरू होता है तो सबसे पहले कौन सा काल या कौन सा विषय की शुरुआत होती है? तो आपको 18 का सही आंसर बताना। तो वो सबसे पहले कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है बच्चा। कौन सा होता है? प्रश्नकाल होता है। बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? शून्यकाल, कटौती प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, मंत्रालयों की मांगों का गिलोटीन किया जाना? तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो भारत के अंदर संसदीय प्रणाली में शून्यकाल भारत की देन है। कौन सा बच्चा? शून्यकाल भारत की देन है। ए विकल्प सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 20। संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन? तो इसका सही आंसर है बच्चा 60 दिन। ए विकल्प सही है। 60 दिन तक अगर वो संसद के में अगर अपनी सूचना नहीं बताता कि वो क्यों अनुपस्थित है तो उसकी क्या सदस्यता को क्या माना जाएगा? रद्द या समाप्त माना जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो मैंने आपको बताया था कि एक वर्ष के अंदर कितनी बार? तो भाई हर 6 माह में अंतर 6 माह से पहले हो जानी चाहिए। तो कितनी बार होनी चाहिए? कम से कम 2 बार तो होनी ही चाहिए। कितनी बार बच्चा? 2 बार। 21 का कौन सा? बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? साधारण विधेयक का, धन विधेयक का, वित्तीय विधेयक का, संविधान संशोधन विधेयक का? मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जैसे 2 सदन होते हैं, एक आपका है लोकसभा और दूसरा सदन है आपका राज्यसभा। तो ये दोनों ही सदनों में जो बिल रखा गया है वो दोनों सदनों में पास होना आवश्यक है। वो किसमें होना चाहिए? साधारण विधेयक में होता है, धन विधेयक में होता है, वित्तीय विधेयक में होता है या संविधान संशोधन विधेयक में होता है? इन 4 विकल्पों में से आपको पिक करना है एक विकल्प। तो 22 का सही आंसर है डी, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक के अंदर ही आपको दोनों सदनों में जो भी विकल्प दिए गए हैं इनके हिसाब से आपको दोनों सदनों में ही क्या करना पड़ेगा? आपको बिल पास कराना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष? तो जो सांसदों के वेतन की जो बात करता है वो क्या निर्णय कौन लेता है? संसद लेती है। कौन लेती है? पार्लियामेंट लेती है। देखते हैं अगला प्रश्न। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम होता है? तो जो संसद कितने कम से कम होने चाहिए जिससे मीटिंग बुलाई जा सके? तो जितने भी सदस्य हैं उनका कितना बच्चा? 1/10। कितना बच्चा? गणपूर्ति कोरम तभी पूरी होगी जब कितने? 1/10 सदस्य होंगे मौजूद। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? अनुक्रियाशील सरकार, उत्तरदायी सरकार, संघीय सरकार या राष्ट्रपति सरकार? तो इसको किस नाम से जानते हैं? जल्दी से बताइए। तो इसको हम संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। 25 का कौन सा विकल्प सही है? सी। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? जो अस्थायी जो संसद थी तो भारत के अस्तित्व में कब तक रही आपको ये बताना है। तो ये 4 विकल्प हैं, एक विकल्प का आपको पिक करना है। जो सही आंसर होगा उसको बताइए। तो ये आपकी जो रही है 17 अप्रैल सन 1952 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भारत की पार्लियामेंट या संसद का उद्घाटन कब हुआ था? 1917 में, 1927 में, 1937 में, 1947 में? तो आपको सही आंसर बताना है 27 का। कौन सा सही है? 27 का बी सही है। 1927 के अंदर संसद या पार्लियामेंट भारत का उद्घाटन हुआ था।
प्रश्न नंबर देखते हैं 28, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? संसदीय मामलों में मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या लोकसभा का अध्यक्ष? जल्दी से बताइए 28 का कौन सा विकल्प सही है? बी। कौन करता है सत्रावसान? ये करता है आपका राष्ट्रपति। बी विकल्प सही है। अब देखते हैं 29 प्रश्न क्या कह रहा है? संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? विरोधी दल के सांसदों को, मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को, कैबिनेट मंत्री के अलावा अन्य सभी सांसदों को या निर्दलीय सांसदों को? तो 29 का कौन सा विकल्प सही है? आपका 29 का बी विकल्प सही है, मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक सांसद को इनको गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है। अब अगर आपने अब तक हमारी वीडियो यहां तक देखी है और आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज क्या करें, आप लाइक कर दें, साथ में क्या करें बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हमारे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर एक बार सब्सक्राइब कर लिया तो अच्छी बात है, दोबारा से नहीं करना है। अगर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न 30, भारत की संचित निधि में धन निर्गम पर किसका नियंत्रण है? महानियंत्रक एवं लेखा परीक्षक का, भारत के वित्त मंत्री का, अधिकृत मंत्री का या संसद का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद का नियंत्रण होता है। ठीक है, अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया प्लीज शेयर कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, है ना, और सब्सक्राइब कर दिया। जय हिंद, जय भारत।